नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। सोचिए अगर हर बातचीत में शब्दों के साथ साथ एक और खामोश बातचीत भी चल रही हो। बिल्कुल, एक ऐसी बातचीत जो शायद ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा सच्ची। हाँ, आज हम इसी छुपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास FBI के एक पूर्व एजेंट जो नवारो की किताब What Everybody is Saying के कुछ कमाल के हिस्से हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि लोगों के शरीर उनके असली इरादों के बारे में क्या बताते हैं, तब भी जब उनके शब्द कुछ और कह रहे हों। और पता है, ये सिर्फ कोई दिलचस्प पार्टी ट्रिक नहीं है, ये एक बहुत बहुत जरूरी स्किल है। अच्छा? हाँ, कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि हमारे कुल कम्युनिकेशन का लगभग 60 से 65% हिस्सा वो नॉन वर्बल होता है, मतलब बिना शब्दों वाला। इतना ज्यादा? जी हाँ, लोग जो कहते हैं वो अक्सर बहुत सोच समझकर मतलब बनाकर बोलते हैं, लेकिन उनका शरीर, खासकर जब वो दबाव में होते हैं, तो एक ऐसी कहानी बताता है जिस पर वो काबू नहीं कर सकते। तो चलिए इसी बात की गहराई में चलते हैं। लेखक की अपनी कहानी ही इस पूरी समझ की नींव रखती है ना? हाँ बिल्कुल। वो 8 साल की उम्र में क्यूबा से एक शरणार्थी के तौर पर अमेरिका आए थे और उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, एक शब्द भी नहीं है। तो अपने नए दोस्तों और टीचर्स को समझने का उनके पास बस एक ही तरीका था, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। एग्जैक्टली। उन्होंने नोटिस किया कि जो बच्चे उन्हें पसंद करते थे वो उन्हें देखते ही अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाते थे, जिसे आईब्रो फ्लैश कहते हैं। और जो पसंद नहीं करते थे वो अपनी आंखें सरासी सिकोड़ लेते थे। यहीं से उनके ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हुई, जो बाद में FBI में उनके बहुत काम आई। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ चेहरे के भावों के बारे में सोचते हैं, है ना? स्माइल करना या गुस्सा दिखाना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवारो बताते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा दायरा है। इसमें और क्या क्या आता है? इसमें आपके हाथ के इशारे हैं, मतलब जेस्चर्स, किसी को छूने का तरीका जिसे हैप्टिक्स कहते हैं, हमारे खड़े होने या बैठने का ढंग भी। हाँ, पोस्चर, और यहाँ तक कि हमारी आवाज का लहजा और उसकी पिच भी। ये सारे सिग्नल मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। किताब में एक केस का जिक्र है जो इस बात को जबरदस्त तरीके से साबित करता है। हाँ, वो बलात्कार वाले मामले का। जी, लेखक एक संदिग्ध से पूछताछ कर रहे थे और उस आदमी की कहानी बिल्कुल पक्की लग रही थी। उसने कहा कि वो एक खेत के पास से गुजरा, बाईं ओर मुड़ा और सीधा घर चला गया। कहानी में कोई झूल नहीं था, लेकिन एक छोटी सी चीज थी, एक छोटी सी चीज जो खटक रही थी। हाँ, जब वो कह रहा था कि मैं बाईं ओर मुड़ा, उसके हाथ ने दाईं ओर इशारा किया, एक बहुत ही छोटा, लगभग अदृश्य इशारा। और दाईं ओर ही वो जगह थी जहां अपराध हुआ था। उसके शब्दों और उसके शरीर के इशारे में जमीन आसमान का फर्क था, और बस यही वो एक सुराग था जिसने पूरा केस पलट दिया। तो माल है, मतलब उसका दिमाग तो झूठ दौड़ गया था, पर उसका शरीर सच बता रहा था। बिल्कुल। पर यह स्किल सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए तो नहीं है, सही है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? अरे, इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। लेखक एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं जो उनके सेमिनार में आए थे। अच्छा। हाँ, वो पोकर खिलाड़ियों को पढ़ना सीखना चाहते थे। पोकर में तो ब्लफ करना और से पकड़ना ही सब कुछ है। पर उस डॉक्टर ने पाया कि वही तकनीकें उन्हें अपने मरीजों के बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही थी। कैसे? वो ये जान पा रहे थे कि मरीज कब दर्द में है पर बता नहीं रहा, या किसी दवा को लेकर असहज है। तो चाहे कोई बिजनेस डील हो, डेटिंग हो, या अपने बच्चों को समझना हो, ये हर जगह काम आता है। ठीक है, तो हमारा दिमाग ये सिग्नल लगातार भेज रहा है, लेकिन इन्हें पकड़े कैसे? मतलब इसे साफ साफ सुनने का कोई तरीका है? मेरे ख्याल से लेखक ने इसके लिए कुछ नियम बताए हैं। हाँ, उन्होंने 10 नियम दिए हैं, लेकिन उन सबका सार एक ही बात में है, एक कुशल पर्यवेक्षक बनना। एक कुशल पर्यवेक्षक। शर्लक होम्स का एक मशहूर डायलॉग है, तुम देखते हो पर तुम अवलोकन नहीं करते। ज्यादातर लोग दुनिया को बस देखते हैं, उस पर गौर नहीं करते, उसे ऑब्जर्व नहीं करते। और ऑब्जर्वेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल, आपको सचेत होकर अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना होता है। और शायद सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं। मतलब संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है ना? हाँ, यही दूसरा सबसे जरूरी नियम है। संदर्भ में अवलोकन करें। जैसे किसी कार एक्सीडेंट के बाद अगर किसी के हाथ कांप रहे हैं तो ये सामान्य है, वो सदमे में है। सही बात है। लेकिन अगर एक जॉब इंटरव्यू में किसी खास सवाल के जवाब में किसी के हाथ कांपने लगे तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। व्यवहार वही है पर मतलब बदल गया। बिल्कुल, इसीलिए किसी भी नतीजे पर तुरंत नहीं पहुंचना चाहिए। इससे एक और जरूरी बात निकल कर आती है, वो है बेस लाइन व्यवहार। हाँ, ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। मतलब
ये जानना कि कोई इंसान आम तौर पर कैसा बर्ताव करता है। एग्जैक्टली किसी के व्यवहार में आए बदलाव को पहचानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उनका सामान्य व्यवहार क्या है। वो आमतौर पर कैसे बैठते हैं, बात करते समय अपने हाथ कहाँ रखते हैं। एक बार जब आप ये बेसलाइन बना लेते हैं, तब आप किसी भी विचलन यानी डिविएशन को आसानी से पकड़ सकते हैं। किताब में एक लड़के का उदाहरण है जो हमेशा अपने चाचा से गले मिलता था। ये उसका बेसलाइन था। एक दिन उसने अचानक हिचकिचाहट दिखाई और थोड़ा पीछे हट गया। व्यवहार में आया यही छोटा सा बदलाव एक चेतावनी थी कि कुछ बहुत गलत है। ये तो बहुत दिलचस्प है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसा होता क्यों है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि हमारे पैर सच बोलते हैं पर हमारा मुंह झूठ बोल सकता है? बिल्कुल, इसकी एक बायोलॉजिकल वजह है और यही इस किताब का सबसे आकर्षक हिस्सा है। लेखक दिमाग के 3 हिस्सों की बात करते हैं, रेप्टिलियन, लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स। और हमारी बातचीत के लिए सबसे जरूरी है लिम्बिक ब्रेन। आप इसे अपना ईमानदार मस्तिष्क कह सकते हैं। ईमानदार मस्तिष्क, ये सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया पर तुरंत बिना सोचे समझे और पूरी ईमानदारी से प्रतिक्रिया करता है। इसका काम है हमें जिंदा रखना। और दूसरी तरफ है नियोकॉर्टेक्स। हाँ, हमारा सोचने वाला मस्तिष्क। और यही हमारा झूठा मस्तिष्क भी हो सकता है, क्योंकि ये सोच सकता है, योजना बना सकता है और इसीलिए ये झूठ भी बोल सकता है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जहां ये साफ साफ दिखा हो? एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है मिलेनियल बॉम्बर का। अहमद रीसम नाम का एक आतंकवादी विस्फोटक लेकर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। कस्टम्स अधिकारी डायना डीन ने उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे। रीसम अपने शब्दों से तो झूठ बोल रहा था, पर उसका शरीर वो सच चिल्ला रहा था। मतलब? वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, उसे पसीना आ रहा था, वो आंखें नहीं मिला पा रहा था। ये सब उसके लिम्बिक सिस्टम की सच्ची प्रतिक्रियाएं थीं। अधिकारी ने इन संकेतों को पहचाना और इसी वजह से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने से टल गया। वाह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो ये जो लिम्बिक रिएक्शन है, ये काम कैसे करता है? इसके कोई पैटर्न है? हाँ, और इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। खतरे का सामना करने पर हमारा शरीर 3 चरणों में प्रतिक्रिया करता है, फ्रीज, फ्लाइट और फाइट। जम जाना, भागना और लड़ना। बिल्कुल। और पहली प्रतिक्रिया हमेशा फ्रीज होती है। हमेशा? हमेशा। किसी भी अनजाने खतरे को देखकर हमारी पहली वृत्ति होती है एकदम स्थिर हो जाना, ताकि हम किसी की नजर में ना आए। और अगर जम जाना काफी ना हो तो दूसरी प्रतिक्रिया है फ्लाइट, यानी भागना। हम खतरे और अपने बीच दूरी बनाना चाहते हैं। आज की दुनिया में इसका मतलब हमेशा दौड़ लगाना नहीं होता। अच्छा। अगर आप किसी से बात करते हुए असहज महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अनजाने में अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर खिसक जाएं या अपने पैरों को दरवाजे की तरफ मोड़ लें। आपका शरीर भागने की तैयारी कर रहा होता है। और फाइट यानी लड़ना, वो आखिरी रास्ता है। हाँ, जब जमना और भागना दोनों ही मुमकिन न हो। आज के समाज में इसका मतलब शारीरिक लड़ाई कम और बहस करना या चिल्लाना ज्यादा होता है। जब हम इस तरह के तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ और भी अजीब हरकतें करता है ना, खुद को शांत करने के लिए। हाँ, उन्हें लेखक शांत करने वाले व्यवहार या पैसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं, और ये सुरागों का खजाना है। ये हरकतें हमें बताती हैं कि व्यक्ति किसी बात को लेकर नकारात्मक महसूस कर रहा है। बिल्कुल, जैसे गर्दन के पीछे हाथ फेरना। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। पुरुष अक्सर तनाव में अपनी गर्दन के पिछले हिस्से की मालिश करते हैं या अपनी टाई ठीक करते हैं। महिलाएं अपनी गर्दन के सामने वाले हिस्से अपने कपड़ों या गहनों को छूना पसंद करती हैं। किताब में उस भगोड़े अपराधी की मां का जिक्र है। हाँ, जब भी एजेंट उससे पूछते हैं कि क्या उसका बेटा घर पर है, तो वो झूठ बोलते समय हमेशा अपना हाथ अपनी गर्दन के गड्ढे यानी सुप्रास्टर्नल नॉच पर रख लेती थी। ये उसके तनाव का एक पक्का संकेत थी। और भी है ऐसे व्यवहार? बहुत सारे हैं, जैसे चेहरे को छूना। एक बहुत दिलचस्प व्यवहार है जिसे लेखक लेग क्लींजर कहते हैं। लेग क्लींजर, वो क्या है? कभी किसी मुश्किल इंटरव्यू में आपने खुद को अपनी पैंट पर हथेलियों को रगड़ते हुए पाया है? हाँ, शायद किया होगा, मेज के नीचे, ताकि कोई देख न सके। बिल्कुल, ये तनाव को कम करने का एक बहुत ही आम तरीका है। किताब की फेसबुक से डिस्ग्रेसबुक वाली कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। ओह हाँ। एक और क्लासिक संकेत है वेंटिलेटर। जब पुरुष अपनी शर्ट के कॉलर को गर्दन से दूर खींचते हैं, जैसे उन्हें हवा नहीं मिल रही हो। तो जब भी हम ये देखें तो हमें क्या सोचना चाहिए? सवाल ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, सवाल ये है मैंने अभी ऐसा क्या कहा या किया जिससे ये व्यक्ति असहज हो गया। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।
शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा ईमानदार है? और इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हमने चेहरे की बात की, गर्दन की, हाथों की, लेकिन सच कहाँ छिपा है? सच हमारे पैरों से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाते जाते घटता जाता है। हमारा चेहरा झूठ बोलने में सबसे माहिर है। लेकिन हमारे पैर और टांगे? वो हमारे सबसे ईमानदार अंग हैं। पैर? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं कि चेहरा सब बता देता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। इसका एक विकासवादी कारण है। लाखों सालों से हमारे पैर और टांगे खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए बने हैं। जम जाना, भागना या लात मारना। ये प्रतिक्रियाएं हमारे लिम्बिक ब्रेन में इतनी गहराई से बसी हैं कि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमने अपने चेहरे को काबू करना सीखा है, पर अपने पैरों को नहीं। तो हमें लोगों के पैरों में क्या देखना चाहिए? कोई खास संकेत? पहला और सबसे मजेदार संकेत है हैप्पी फीट। हैप्पी फीट? हाँ, जब कोई व्यक्ति सच में खुश या उत्साहित महसूस करता है तो उसके पैर अनजाने में उछलने या थिरकने लगते हैं। किताब में एक पोकर खिलाड़ी का उदाहरण है। जब उसे अच्छे पत्ते मिलते हैं तो उसका चेहरा तो बिल्कुल भावहीन रहता है। पोकर फेस? हाँ, लेकिन मेज के नीचे उसके पैर खुशी से नाच रहे होते हैं। ये तो कमाल है। मतलब अगली बार जब मैं किसी के साथ कोई डील पक्की कर रही हूँ तो मुझे उनके पैरों की थिरकन पर ध्यान देना चाहिए। शायद। हाँ, दूसरा बड़ा संकेत है पैरों की दिशा। हम अनजाने में अपने पैरों को उस दिशा में रखते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, या उन लोगों की तरफ जिन्हें हम पसंद करते हैं। बिल्कुल। अगर दो लोग बात कर रहे हैं और आप उनके पास जाते हैं और वो आपको शामिल करने के लिए अपने पैरों को आपकी तरफ मोड़ लेते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर वो सिर्फ अपनी कमर घुमाते हैं तो वो चाहते हैं कि आप चले जाएं। उनके पैर उनकी असली मंशा बता रहे हैं। और वो गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले व्यवहार, ये क्या चीज है? जब हम कुछ बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। जैसे अच्छी खबर सुनने पर हमारे पैर की उंगलियां ऊपर की ओर उठ सकती हैं। ये सच्ची खुशी को दर्शाती है। और टांगे क्रॉस करना, इसका भी कोई मतलब है? ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। हम अपनी टांगे तभी क्रॉस करते हैं जब हम पूरी तरह से सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इससे हमारा संतुलन बिगड़ता है। हाँ, किताब का लिफ्ट वाला उदाहरण सोचिए। अगर आप लिफ्ट में अकेले हैं तो शायद आप आराम से टांगे क्रॉस करके खड़े हों, लेकिन जैसे ही कोई अजनबी घुसता है आप तुरंत अपनी टांगे खोलकर दोनों पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाएंगे। ये आपके लिम्बिक ब्रेन का संकेत है कि सावधान, स्थिति बदल गई है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि हमारे चारों ओर हर पल जानकारी का एक छिपा हुआ समंदर बह रहा है। बिल्कुल। हमारा शरीर और खासकर हमारे पैर लगातार हमारे असली इरादों को प्रसारित कर रहे हैं, भले ही हमारे शब्द उन्हें छिपाने की कितनी भी कोशिश करें। ये लोगों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर। और इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत शक्तिशाली कानूनी आधार भी है। वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस? हाँ, टेरी बनाम ओहायो। इस फैसले में कोर्ट ने यह माना कि एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के सिर्फ अशाब्दिक व्यवहार के आधार पर उसे रोकने का अधिकार है। ये तो इस पूरी बात को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। तो मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हम अपने रोजमर्रा की बातचीत में सिर्फ शब्दों को सुनकर और इस विशाल अशाब्दिक डेटा को नजरअंदाज करके क्या खो रहे हैं? और अगर हम आज से लोगों को सिर से नहीं बल्कि पैरों से ऊपर की ओर पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारे रिश्ते, हमारे फैसले और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है?